वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पार्ट 3 में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, यानी कि जो मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स हैं, अगर हम ये टॉपिक क्लियर कर लें तो हम कह सकते हैं कि हमारा थ्योरी का जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल वो पूरा हो जाएगा। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट, यानी कि क्या क्षेत्र है प्राप्य प्रबंध के, यानी प्राप्य प्रबंध का चाहे आपसे क्षेत्र पूछा जाए या आपको प्राप्य प्रबंध के कार्य पूछे जाए तो दोनों का आंसर एक ही होगा। ठीक है, यानी कि रिसीवेबल ऑफ मैनेजमेंट पे अगर आपको स्कोप लिखने के लिए आ जाए या फंक्शन लिखने के लिए आ जाए तो वो सेम ही रहेंगे। इसका आंसर ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? बात करते हैं इसके स्कोप और फंक्शन की। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्कोप है और जो फंक्शन है उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में? 4 में। तो देखिए, पहला पार्ट क्या कह रहा है? फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि आपको क्या कह रहा है? फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी का मतलब हो गया साख नीति का निर्धारण और उनका मूल्यांकन, यानी जो आप क्रेडिट पॉलिसी बनाते हो उसको डिटरमाइन करना है और उसके बाद उसका वैल्यूएशन करना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? साख नीति का निर्धारण है मूल्यांकन। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है फॉर्मुलेशन ऑफ कलेक्शन पी प्रोसेस। फॉर्मुलेशन कलेक्शन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया? संग्रहण प्रक्रिया का निर्धारण, यानी कि जो आप कलेक्शन करोगे उसका संग्रहण कैसे करना है उस प्रोसेस को डिटरमाइन करना। ठीक है। तीसरा आपको कह रहा है इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट एप्लीकेंट, यानी कि साख आवेदकों का मूल्यांकन करना। जो भी एप्लीकेशन देंगे आपको क्रेडिट के लिए उनका वैल्यूएशन करना। ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट फंक्शन क्या है? एनालाइज एंड कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल्स, यानी कि जो प्राप्य है उनका विश्लेषण करना और साथ ही साथ उन पे बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपसे एग्जाम में रिसीवेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल के स्कोप पूछे, चाहे आपसे फंक्शन का क्वेश्चन आ जाए, दोनों का आंसर एक ही होगा। तो आप इस तरह से 4 बता सकते हैं कि अलग अलग जो फंक्शन है। तो चलिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। पहला फंक्शन कह सकते हैं आपके रिसीवेबल मैनेजमेंट का, यानी साख नीति का निर्धारण व मूल्यांकन करना। देखिए, आप सभी जानते हैं कि अगर हमने रिसीवेबल का मैनेजमेंट प्रॉपर किया तो आपकी जो संस्था है वो बहुत लॉन्ग टाइम और सक्सेस के साथ चल सकती है। तो देखिए, पहले पॉइंट में अगर हम बात करें कि कैसी पॉलिसीज होती हैं, तो आप जानते हैं जो पॉलिसीज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होती है आपकी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, और दूसरी कौन सी होगी? आपकी टाइट या कह सकते हैं स्ट्रिक्ट जो पॉलिसी होती है उसके बारे में। ठीक है, टाइट क्रेडिट पॉलिसी यानी कि कठोर नीति आपकी कैसी। चलिए देखिए, बात करते हैं अगर लिबरल पॉलिसी होगी, अगर हम इजी कंडीशन में आप कह सकते हैं, अगर कंडीशन में हम कस्टमर्स को पैसा अपना सेल देंगे तो ध्यान रखना आपकी सेल्स बढ़ेगी। ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर टाइट क्रेडिट पॉलिसी है तो यहाँ पे कस्टमर हो सकता है आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो, तो आपकी यहाँ पे जो सेल्स होगी वो क्या होगी? कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। जबकि यहाँ पे लिबरल है, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होंगे और आपकी विक्रय बढ़ेगी। ठीक है। यानी कि हमें ये देखना है उधार जो साख नीति है, संस्था की इतनी उधार बिक्री राशि बढ़ जाती है जिससे आप कह सकते हैं लाभों में तो प्रॉफिट में तो बढ़ी होगी, यानी कि प्रॉफिट तो आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इससे हमको कुछ डिफॉल्ट भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पैसा डूब गया, आपने बहुत ज़्यादा सेल किया और सेल्स आपने इसलिए किया ताकि आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा, लेकिन कुछ कॉस्ट भी आपकी कह सकते हैं इसमें ज़्यादा आएगी। कॉस्ट ज़्यादा क्या आएगी? जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है आपकी वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, प्रशासन लागत। उसके साथ ही साथ आपकी डिफ़ॉल्ट कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा आएगी। हो सकता है आपका पैसा डूब जाए,
ठीक है, लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी आएगी। तो इट मीन्स क्या है कि लिबरल पॉलिसी ऐसे तो कह सकते हैं कि बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट ये दोनों तो हमारे लिए फेवरेबल है। बट जब कॉस्ट बढ़ती है और कॉस्ट में भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, डिफॉल्ट कॉस्ट है और ये बढ़ेगी तो और दिक्कत क्या आ सकती है? लिबरल आपके पास में अगर आपने लिबरल पॉलिसी किया तो आपको लिक्विडिटी तरलता की समस्या भी आ सकती है। ठीक है, जबकि कठोर नीति के अंतर्गत क्या होगा? संस्था में आपकी लिक्विडिटी जो है उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप इतना सेल उधार नहीं बेच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कठोर साख नीति के अंतर्गत संस्था को जो ध्रुपद ऋण की हानि या तरलता की समस्या है वो कम होगी। यानी कि यहाँ पे हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही है, इससे हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इससे हम कह सकते हैं हमारी जो कॉस्ट है वो डाउन जा रही है। कौन सी कॉस्ट? एक तो हो गई आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है, दूसरी आपकी डिफॉल्ट कॉस्ट है। ये दोनों ही क्या रहेगी? कम रहेगी। और साथ ही साथ संस्था को कभी भी लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो नहीं आएगी, लिक्विडिटी कम नहीं होगी, यानी कि तरलता जो है वो कम नहीं होने वाली। तो ये था कि अगर कौन सी पॉलिसीज अपनाएं। तो चलिए बात करते हैं, इसमें कुछ सब पॉइंट हैं पॉलिसीज वाले में जो पॉलिसी निर्धारण करते हैं। आपको पहले तो लिखना है कि 2 टाइप्स की पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, वो लिबरल हो सकती है, वो टाइट हो सकती है। तो आप इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख सकते हैं कि लिबरल से सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, बट ये एडवांटेज है। डिसएडवांटेज कॉस्ट बढ़ेगी, डिफॉल्ट कॉस्ट बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी। और यहाँ के जो डीमेरिट्स होंगे, जो डिसएडवांटेज है, वो यहाँ जाके एडवांटेज बन जाएंगे। क्लियर है? यानी कि ये इसके एडवांटेज होंगे और ये इसके डिसएडवांटेज होंगे। ठीक है, सेल्स नहीं बढ़ना, प्रॉफिट नहीं बढ़ना, इट्स अ डिसएडवांटेज ऑफ टाइट क्रेडिट पॉलिसी। चलिए बात करते हैं कि ये जो क्रेडिट पॉलिसी है उसका डिटर्मिनेशन किसके बेस पे होता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी संस्था अपनी क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करने के लिए कुछ टर्म्स बनाती है। क्या बनाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट स्टैंडर्ड। देखिए, ये जो थ्योरी का क्वेश्चन है बहुत लंबा रहेगा आपके फंक्शन, लेकिन यहाँ आप करने के बाद सारे के सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्या होता है बिल्स रिसीवर, उसके बारे में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं साख कसौटियाँ। ठीक है, उसके बाद में क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट टर्म्स यानी कि जो आपकी साख शर्त है उसके ऊपर। ठीक है, तीसरा आपका रहेगा कलेक्शन पॉलिसी, जिसे हम कह सकते हैं संग्रहण नीति। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी संस्था लिबरल को फॉलो करे या टाइट को। तो ये इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, 3 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये पॉइंट है जिसको करने के बाद हम कह सकते हैं संस्था कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करेगी। तो बात करते हैं सबसे पहला क्रेडिट स्टैंडर्ड की साख कसौटी। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये चीज़ क्या है, ये तीनों कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कंडीशन है, उसके बेस पे संस्था देखेगी कि मुझे लिबरल पॉलिसी फॉलो करनी है या टाइट पॉलिसी फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये बेस पॉइंट आप कह सकते हैं। तो देखिए, पहले अगर पॉइंट की बात करें क्रेडिट स्टैंडर्ड साख कसौटी, इसका मतलब क्या होता है कि कस्टमर को जितना ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी, यानी उधार सुविधा, उधार बिक्री दी जाएगी या उधार जो सेल है वो संस्था करेगी, तो उसके प्रॉफिट बढ़ेंगे। नो डाउट उसके प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको अभी मैंने आपको बताई थी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, उसका डिफॉल्ट है, वो बढ़ सकता है। ठीक है, उसके एक्सपेंसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लागत को लाभ की राशि में से, यानी जो कॉस्ट है उसमें से प्रॉफिट को घटा देने के बाद हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। उसके बेस पे संस्था डिटरमाइन करेगी कि उसे कौन सी पॉलिसीज फॉलो करनी है। क्लियर है?
यानी कि हमें क्रेडिट कस्टोडिया का मतलब हो गया कि हमें क्रेडिट स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? कस्टमर के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, यानी ग्राहक के बारे में जानकारी आपको आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन सा आएगा, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो उसके बेस पे हम जान सकते हैं कि हमारा कस्टमर कैसा है जो हमसे क्रेडिट सेल ले रहा है। और एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं उसमें क्या क्या आएगा, जैसे क्रेडिट रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, ठीक है, उसी के साथ बहुत सारे ऐसे संगठन बनाए गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन, जो कस्टमर के बारे में जानकारी देते हैं। इससे क्या होगा, इससे कोई भी संगठन अपनी इंफॉर्मेशन लेकर देख सकता है कि इस कस्टमर को हमें उधार बेचना चाहिए माल या नहीं बेचना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस में हम अपनी रिस्क को क्या कर सकते हैं, कम देख सकते हैं कि हमारा इस कस्टमर को उधार भेजना सही रहेगा या नहीं, ठीक है। तो क्रेडिट स्टैंडर्ड में आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कस्टमर का हमें क्या चाहिए, कस्टमर की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि जानकारी चाहिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन है आप दो सोर्सेज से ला सकते हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो याद रखना क्रेडिट स्टैंडर्ड में लिखना है, आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है इसकी कि हमको इंफॉर्मेशन चाहिए ग्राहक की, उसको आप आंतरिक स्रोत से भी ला सकते हो और बाहरी स्रोत से भी ला सकते हो। आंतरिक स्रोत का मतलब हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपकी कोई संस्था है, ठीक है, संस्था के जो आपके साथ पहले के रिकॉर्ड है कस्टमर के बारे में कि वो कस्टमर कितना ले गया था, कितने टाइम पे किया, ठीक है। उसी तरह से इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए होते हैं, वो कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर हम एक्सटर्नल की बात करें, ठीक है, और हमारे कस्टमर के साथ में कैसा अनुभव रहा है, वो भी इंटरनल सोर्सेज का पार्ट बनेगा। जबकि बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आपने सुना होगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करते हैं, ये भी कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स कॉर्पोरेशन, ठीक है। अमेरिका में जो बात करें, अगर अमेरिका में ये इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए डॉन एंड ब्रॉडस्ट्रीट इनकॉर्पोरेट बनाए गए हैं। तो ऐसे संगठन होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में देते हैं, ठीक है। तो यानी कि कोई भी बिजनेस है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देकर डिटरमाइन कर सकता है कि उन्हें लिबरल फॉलो करना है या स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, ठीक है। अभी तक अगर हमारे भारत की बात करें तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हुआ है, क्लियर है। तो एक संस्था अपनी हानि से बचने के लिए, अपनी रिस्क को बचने के लिए ऐसा कर सकती है कि उसे कैसा लोन देना है, क्लियर। बात करते हैं सेकंड पॉइंट। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट का, जो सेकंड पॉइंट है हमारा क्रेडिट टर्म्स। ये क्या कहता है, साख की शर्त। साख की शर्त में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है कि आप कितने टाइम का लेंथ क्रेडिट पीरियड दे रहे हो, यानी कि आपका क्रेडिट पीरियड का लेंथ क्या है। क्रेडिट पीरियड यानी जो उधार बेच रहे हो उसकी लेंथ क्या है, आप कितने टाइम तक दे सकते हो, तो वो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ क्रेडिट टर्म्स में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है कि आप अपने कस्टमर से पेमेंट जल्दी लेने के लिए, जो आपने उधार माल बेचा है उससे पेमेंट लेने के लिए आप उसको कैश डिस्काउंट देते हो, ठीक है। कैश डिस्काउंट का मतलब हो गया कि भाई तुम मुझे 10 दिन में अगर पैसा रिफंड कर दोगे, मेरा जो माल है जो आपने लिया है वो उसका पैसा दे दोगे, तो तुमको ये कैश डिस्काउंट मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे संस्था में जो लिक्विडिटी है उसकी पोजीशन बहुत अच्छे से बनी रहेगी, क्योंकि पैसा टाइम पे आ जाएगा और जो डिफॉल्ट रिस्क होती है वो कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा, लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी और डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाएगी जब आप कैश डिस्काउंट देते हो। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, नगद छूट। यानी कि अगर आपने क्रेडिट सेल किया है तो क्रेडिट सेल करने पर आपका पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी भविष्य में। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए अपने कस्टमर को कैश डिस्काउंट दोगे। कैश डिस्काउंट से वो क्या होगा, मोटिवेट होगा और आपका पैसा जल्दी से दे देगा। तो इससे क्या होगा, इससे दो फायदे होने वाले हैं। एक तो लिक्विडिटी, हम पोजीशन हमारी संस्था में अच्छी सी रहेगी और साथ ही जो डिफॉल्ट रिस्क है वो कम हो जाएगी, क्लियर। तीसरा पॉइंट है कलेक्शन पॉलिसी का।
कलेक्शन पॉलिसी का मतलब होता है संग्रहण नीति। संग्रहण नीति में ध्यान रखिएगा, संग्रहण नीति में आप देखते हैं कि आपने क्रेडिट सेल किया, अब क्रेडिट सेल किया, आपको पेमेंट कब मिलेगा, भविष्य में मिलेगा, ठीक है। अब वो पेमेंट नहीं देता है तो आप क्या करते हो, उस पर रिकवर एक्सपेंसेस भी, यानी कि रिकवर करने के लिए कुछ ना कुछ व्यय करते हो, उस पैसे को वसूल करने के लिए कुछ ना कुछ आप व्यय करोगे, एक्सपेंसेस करोगे, ठीक है। आप एक्सपेंसेस इसलिए करोगे ताकि हमारा जो डिफॉल्ट है, पैसा जो डूबता है वो कम हो जाए। तो डिफॉल्ट से बचाने के लिए, डूबत से बचने के लिए आप कलेक्शन पॉलिसी में क्या पढ़ेंगे कि जो वसूली व्यय है वो आप करते हो, ठीक है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आप रिकवर एक्सपेंसेस करोगे उतना कम आपका डिफॉल्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो कह सकते हैं, जो कलेक्शन एक्सपेंसेस कह सकते हैं या रिकवर एक्सपेंसेस कह सकते हैं, इसे कलेक्शन एक्सपेंसेस भी कहा जा सकता है। तो कलेक्शन एक्सपेंसेस में और जो आपका डिफॉल्ट होता है उसमें ऑपोजिट रिलेशंस होता है, ये ध्यान रखना। कलेक्शन एक्सपेंसेस ज़्यादा करोगे, वसूली ज़्यादा करोगे, करने के लिए पैसा खर्च करोगे तो डिफॉल्ट आपका कम होगा क्योंकि आपका पैसा टाइम पे मिल जाएगा। क्लियर है आपको? तो जैसे जैसे आपका ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप रिकवर एक्सपेंसेस को कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है संस्था, तो वो संस्था के लिए फायदेमंद नहीं रहता है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा अगर एक्सपेंसेस करेंगे तो हमारी कह सकते हैं संस्था में जो बेनिफिट है वो थोड़ा सा चला जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी हमको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट पॉइंट फंक्शन में ध्यान रखनी है। इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, वो क्या होता है देखिए। फर्स्ट पॉइंट में ही आपको लिखना है फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। कैसी क्रेडिट पॉलिसी बनाओगे, लिबरल या स्टाइक, उसी। तो इसमें जो फंक्शन है उसमें आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। फर्स्ट फंक्शन में सेल्स एंड क्रेडिट पॉलिसी, सेल्स एंड क्रेडिट पॉलिसी में आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा लिबरल पॉलिसी होगी आपकी उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी होगी, कठोर नीति होगी, उतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं उतनी कम आपकी सेल्स होगी, ठीक है। तो सेल्स में और आप कह सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी, इन दोनों का रिलेशन बताने के लिए आपको उधार नीति और जो कठोर नीति है, स्ट्रिक्ट है, या जिसे हम टाइट नीति या टाइट पॉलिसीज कहते हैं, तो ठीक है। यानी आप जानते हैं लिबरल होगा, लिबरल का मतलब उधार है, आपने बहुत ज़्यादा सेल कर दिया उधार में तो आपका सेल्स बढ़ेगा ही, कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही, ठीक है। लेकिन आप कहते हैं कि इसे कैश में पेमेंट करना है तो वहाँ आपकी सेल्स विक्रय है वो कम हो जाएगी। एक रिलेशन और है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड क्रेडिट पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा आपकी लिबरल पॉलिसी होगी, जितनी ज़्यादा आपकी पॉलिसी लिबरल होगी तो एवरेज कलेक्शन जो पीरियड है उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि संग्रहण जो अवधि होगी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन वाली होगी, जितनी ज़्यादा टाइट पॉलिसी होगी, उतना आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कम होगा, ठीक है। तो लिबरल पॉलिसी में एवरेज कलेक्शन पीरियड ज़्यादा और टाइट में क्या होगा, एवरेज पीरियड कम होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें बैड डेब्ट्स और क्रेडिट पॉलिसी की, तो जो आप ध्यान रखिएगा लिबरल पॉलिसी में जो बैड डेब्ट्स है वो ज़्यादा होता है। लिबरल पॉलिसी अगर है, लिबरल है आपकी पॉलिसी, तो आपका जो डिफॉल्ट रिस्क होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उधार बेच रहे हो। अगर जितनी ज़्यादा आपकी टाइट पॉलिसी होगी उसमें डिफॉल्ट रिस्क होगी वो आपकी कम रहेगी। तो ये कह सकते हैं कुछ रिलेशंस है जो आपको फर्स्ट पॉइंट में बताना है। क्रेडिट पॉलिसी बनाते समय ये सारे रिलेशन एक मैनेजर को सारे के सारे पता होना जरूरी है। एक लास्ट रिलेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर का, वो देखिए क्या होता है, प्रॉफिट एंड क्रेडिट पॉलिसी। प्रॉफिट यानी लाभ एंड क्रेडिट पॉलिसी, इसमें रिलेशन ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा आपकी पॉलिसीज लिबरल है, जितनी ज़्यादा पॉलिसी आपकी कैसी है, लिबरल टाइप की है, आप उधार ज़्यादा बेचते हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपकी लिबरल पॉलिसी है यानी कि बहुत ज़्यादा उधार टाइप की नीति है, तो वहाँ आपको क्या होने वाले हैं, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे
प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तो आप जानते हैं BR आपके क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और जो लिक्विडिटी रहती है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात करें अगर हम टाइट पॉलिसी की या स्ट्रिक्ट पॉलिसी का, जिसे क्या कहते हैं, कठोर नीति। अगर कठोर पॉलिसी है, ठीक है, तो इसमें देखिए प्रॉफिट कठोर है तो आप उधार ज्यादा नहीं बेच पाओगे, क्रेडिट सेल नहीं होगी तो आपके प्रॉफिट कम होंगे। क्योंकि कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपके नहीं आएंगे आपसे माल खरीदने, क्योंकि आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हो। तो BR आपका बिल्स रिसीवर, जब आप कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बिल्स रिसीवर होना ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा, तो आप जानते हैं आपकी जो लिक्विडिटी है वो मेंटेन रहेंगी, क्योंकि आपके पास कैश हमेशा रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जिसके बारे में हमने बात की। बात करते हैं ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी यानी अनुकूलतम साख नीति। देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा ना कि फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी पहला फंक्शन है। इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी बनानी है संस्था के लिए अनुकूलतम साख नीति, और वो कैसी साख नीति होगी जिसमें आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो और प्रॉफिटेबिलिटी आपका मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसमें मेन किस पे ध्यान दिया गया है, लिक्विडिटी और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कोई फर्म है, ठीक है, वो फर्म है कोई क्रेडिट पॉलिसी लिबरल पॉलिसी को फॉलो करती है, अगर कोई फर्म लिबरल यानी उधार नीति को फॉलो करती है तो वहां पे उसके थोड़े बैड डेब्ट्स के चांस रहेंगे इंक्रीज होने के, ठीक है, कलेक्शन पीरियड जो होगा वो भी एक्सटेंड हो जाएगा, और साथ ही साथ जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो भी रहेगी। अभी हमने बात की थी अगर लिबरल पॉलिसीज को फॉलो करेंगे तो हमारे डूबत ऋण भी बढ़ सकते हैं, हमारा कलेक्शन पीरियड है वो भी एक्सटेंड हो सकता है, साथ ही साथ हमें तरलता की समस्या आ सकती है, क्योंकि हमारे पास में जो फंड है वो टाइम पे नहीं आएगा, क्योंकि हम उधार बिक्री कर रहे हैं। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी ऑल्सो इन्वॉल्व लार्ज इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल एंड एड टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान रखिएगा कि अगर लिबरल पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो एक चीज और होती है कि BR आपका BR में जो विनियोग है वो बढ़ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल ज्यादा हो जाएंगे, क्लियर है। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि जो अवसर आप कह सकते हैं जो अवसर का लागत होती है वो भी कह सकते हैं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके जो रिसीवेबल्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तरलता की समस्या आएगी, साथ ही साथ अगर हमें जहां पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो वो भी हम गेन नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। ऑन द अदर हैंड profitability is expected to improve when credit policy is relaxed. The optimum credit policy will be determined by the trade-off between liquidity and profitability. ध्यान रखिएगा कि आपको जो कह सकते जो अपने देश आपके जो संस्था है उस संस्था में प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ तरलता की जो समस्या नहीं हो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी पॉलिसीज बनानी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज एज द क्रेडिट पॉलिसी बिकम द मोर एंड मोर लिबरल। द ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी शुड अकर एट अ पॉइंट वेयर देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ध्यान रखिएगा जहां आपको संस्था में अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी लाभदायकता को बढ़ा रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा क्या करनी होगी, लिबरल पॉलिसी को फॉलो करते हैं आप। अगर आप अपनी संस्था में लिबरल पॉलिसी को फॉलो करते हो तो आपको पता है कि लाभ तो बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इससे पॉइंट में दिक्कत क्या आती है कि आपको उसी कह सकते हैं आपको वही ऑप्टिमम पॉइंट होगा आपके लिए जहाँ पे आपका तरलता और लाभदायकता है वो एक दूसरे पे कह सकते हैं एक दूसरे के बराबर आए, तब आपको ये बेनिफिट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगर शॉर्टकट में बात करें तो ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया कि लिबरल और एक होती है टाइट पॉलिसी, ठीक है। अब लिबरल पॉलिसी में आप क्रेडिट सेल जो है वो ज्यादा करते हो, ठीक है, क्रेडिट सेल करोगे, उधार ज्यादा बेचोगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे, प्रॉफिट तो बढ़ेंगे लेकिन इससे आपकी लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी की बात करें तो वहां आपकी क्रेडिट सेल कम होगी क्योंकि आप उधार माल बेच नहीं रहे हैं, इससे आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लेकिन आपके पास पैसा जरूर मेंटेन रहेगा यानी लिक्विडिटी रहेगी। तो इन दोनों को हमें किस पॉइंट पे लाना है कि जहां पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी यानी कि लाभदायकता और तरलता दोनों बराबर हो जाएं, वो ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी आपको फॉलो करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी में देखिए ये लिक्विडिटी और ये प्रॉफिटेबिलिटी है, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रही है
वो हमारे लिए ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी होगी, जहाँ पे आपकी तरलता भी बनी रहे और आपकी जो लाभदायिकता है वो भी बनी रहे। ठीक है, तो लाभदायिकता और तरलता बनाने के लिए आपको जो आपके इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ऐसी पॉलिसी बनानी है जो ना तो ज़्यादा लिबरल हो ना ज़्यादा टाइट हो। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर लिबरल पॉलिसी हुई, ज़्यादा लिबरल हुई, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो तो बढ़ेगी लेकिन लिक्विडिटी कम। अगर आपकी टाइट पॉलिसी है तो वहां पे आपको क्या होगा, प्रॉफिट आपका कम होगा लेकिन आपकी लिक्विडिटी ज्यादा। तो इन दोनों में एक एक चीज है, तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना है, बीच की पॉलिसी बनानी है जहाँ पे थोड़ी सी संस्था में लिबरल पॉलिसी हो और थोड़ा टाइट हो, तो वो आपको रखना है जिससे आपकी लाभदायकता और तरलता बनी रहे। क्लियर है आपको? तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कह सकते हैं आपके इस वीडियो का जो रिसीवेबल मैनेजमेंट है उसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था फंक्शन का फॉर्मुलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, यानी कि इस नीति को बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है। ओके।